दुत्ती के मना करने पर शेर खान उसे बहुत से धन का लोभ लालच देकर अपनी बात मनवा लेता है। धन के वशीभूत हो दुत्ती शेर खान द्वारा दिए गए कार्य के लिए सहमत हो जाती है और शेर खान को अपने घर रहने के लिए कहकर खुद चाप सिंह की बुआ बनकर उसके घर जाती है। जब दुत्ती ने चाप सिंह के घर जाकर सोमवती के सामने खुद को चाप सिंह की बुआ बताया तो सोमवती बोली, मेरे आगे तो स्वामी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी एक बुआ भी है। तब दुत्ती रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली, बेटी, शायद चाप सिंह को ध्यान नहीं रहा होगा, मैं किसी विपदा में थी जिस कारण तुम्हारे विवाह में भी नहीं आने पाई। घर आए मेहमान से सोमवती ने भी ज्यादा सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा और उसका अच्छे से आदर सत्कार किया। दुत्ती चाप सिंह के घर में रहने लग जाती है। एक दिन सोमवती जब स्नान कर रही थी तब दुत्ती चुपके से उसे नहाते हुए देख लेती है। वो देखती है कि सोमवती की बाई जांघ पर तिल का निशान है। कुछ दिन चाप सिंह के घर रहने के बाद वो सोमवती से चलने की इजाजत मांगते हुए कहती है, बेटी, मैं आई तो थी अपने भतीजे चाप से मिलने, पर मेरी खोटी किस्मत की वो मुझे यहाँ नहीं मिला। बेटी, मुझे उसकी कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे मैं उसकी याद आने पर देख सकूं। मैं जल्दी ही फिर से वापस आऊंगी। जब चाप सिंह यहाँ होगा तब मैं वो निशानी तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अपनी इकलौती बुआ की रोनी सूरत देखकर सोमवती का दिल पसीज गया। भरोसा कर बैठी वो उस दुष्ट दासी पर और फिर उसने वो अंगूठी और वो कटार दासी के हाथों में सौंप दी जो चाप सिंह उसके लिए छोड़ गया था। दुष्ट दासी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर उठी। वो तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी और वहां पहुंचते ही उसने चाप सिंह की अंगूठी और कटार शेर खान के हवाले कर दी। चाप सिंह की वो अंगूठी और कटार हाथ में आते ही शेर खान खुशी से पागल सा हो उठा। शेर खान चाप सिंह की उन दोनों चीजों को पाकर फूला नहीं समा रहा था। तभी दासी ने उसे सोमवती की जांघ पर तिल वाली बात भी बता दी। उसे सुनकर शेर खान का दिल बाग बाग हो गया। सोचा, अब उस चापलूस चाप सिंह को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। वो खुश होते हुए दुत्ती को किए गए वायदे से भी कहीं अधिक धन देता है और खुशी खुशी दिल्ली दरबार की तरफ निकल पड़ता है। बादशाह द्वारा दिया गया 15 दिन का समय भी अब पूरा होने को आया था। तय समय से कुछ पहले ही शेर खान दरबार में हाजिर हो जाता है। उसके चेहरे का नूर आज कुछ अलग ही था। बादशाह सलामत ने पूछा, क्यों भाई शेर खान, क्या हुआ तेरी शर्त का? चाप सिंह भी बेफिक्र सा शेर खान की तरफ घूर रहा था। शेर खान बोला, बादशाह सलामत, शर्त अनुसार मैं चाप सिंह के घर गया और मैंने इसकी स्त्री से दोस्ती कर ली। पूरा दरबार सांस रोके उसकी बातें सुन रहा था। शेर खान ने आगे कहा, कुछ दिन वहां ठहरने के बाद जब मैं वापस लौटने लगा तो चाप सिंह की स्त्री ने खुद मुझे ये कटार और ये अंगूठी निशानी के तौर पर दी। इतना कहकर बीच दरबार में शेर खान ने चाप सिंह की अंगूठी और कटार सभी को दिखाई। शेर खान की चुभती हुई बातें और उसके हाथों में अपनी अंगूठी और कटार देखकर चाप सिंह सन्न खड़ा रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके पैरों नीचे से जैसे धरती खिसक गई थी। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी सोमवती ऐसी हो सकती है। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए वो बोला, बादशाह सलामत, मैं स्वीकारता हूं कि ये कटार और अंगूठी मेरी ही है, पर इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री नहीं है और जो ये दुष्ट शेर खान कह रहा है वो सब सही है। आगे चाप सिंह शेर खान की तरफ देखता हुआ बोला, ये चीजें तो कोई चोर भी मेरे घर से चुरा सकता है। चाप सिंह की बात सुन शेर खान बोला, आलम पनाह। शायद चाप सिंह को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि उसकी स्त्री एक दुष्चरित्र वाली नारी है। पर महाराज, अब मैं इस भरे दरबार में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बाद कहने सुनने को बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। और शेर खान चाप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, मान लिया कि तुम्हारी कटार और अंगूठी कोई भी चुरा सकता है, पर एकांत के उन पलों में तुम्हारी स्त्री की बाई जांघ पर जो तिल मैंने देखा उसका क्या? ये शब्द सुनते ही चाप सिंह के शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई। वो पत्थर सा जड़वत खड़ा रह गया, मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल चुके हों। वो अशक्त पत्थर की मूर्ति सा दरबार में खड़ा था, लेकिन उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी धधक रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसी क्षण सामने खड़े शेर खान की छाती चीर डाले, पर शर्त तो शर्त थी और एक सच्चा राजपूत अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता। बेचारा चाप सिंह घुटनों पर गिर गया, उसका सिर झुक गया, आंखों से अश्रु छलक उठे। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के लगातार शून्य में निहार रहा था। आगे शेर खान उससे बोला, तुम्हें निरा बेवकूफ बनाकर उस 420 स्त्री ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जिसे तुम पतिव्रता समझने की भूल में जी रहे थे, उसने तो तेरे घर को एक सराय बना दिया है। बेचारा चाप सिंह, जिसका मान, विश्वास
और सब कुछ एक ही पल में उजड़ चुका था, मानो उस पर सैकड़ों बिजली एक साथ टूट पड़ी हों। वो सिर झुकाए बिल्कुल मूक बैठा सब देख सुन रहा था। तभी शेर खान ने मौका देखकर फिर वार किया। वो बादशाह की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, बादशाह सलामत। चाप सिंह की ये हालत खुद चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। बादशाह भी भारी हृदय से, ना चाहते हुए भी, अपने काबिल सिपह सलार चाप सिंह को फांसी तोड़ने की तिथि निर्धारित कर देता।